सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा वीडियो जिस वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं और गोदी मीडिया आप तक पहुंचाता नहीं है, मैं पहुंचाता हूं। टाइटल देखकर आपको लग रहा होगा कि ये नेशनल प्राइम टाइम है, लेकिन नहीं, नेशनल प्राइम टाइम नहीं। दुनिया में तो हमारा भारत भी आता है, इस वजह से भारत से जुड़ी एक खबर को हमने टाइटल यानी शीर्षक दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मोदी जी ने हमारी देश की सेना को कमज़ोर कर दिया है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार की जितनी स्कीमें हैं सब की सब फेल हुई हैं और ये दुनिया के सामने है। अब ये अलग बात है कि आएगा तो फिर भी मोदी ही, ये अलग ही नशा है। ये पेशाब पीने वाले झुंड लगातार ये बात कह रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको पता है कि ईवीएम पूरी तरह से मोदी सरकार के हाथ में है। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे मोदी जी की अच्छाई या बुराई पर भरोसा नहीं है। मुझे ये जो पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है उस चोरी और डकैती पर भरोसा है कि कुछ भी करके आएगा तो मोदी ही। मेरे दोस्तों, अब नेपाल की बात सुन लीजिए। नेपाल काफ़ी ज़्यादा परेशान है। नेपाल के जो गोरखा सैनिक हैं, पहले उनके बारे में बता दूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, इतिहास है इनका। कहा जाता है कि नेपाल के जो गोरखा सैनिक कम हाइट के, पतले, लचीले और छोटी आंख के, चाइनीज़ दिखने वाले, चीनी दिखने वाले जो सैनिक होते हैं, ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि एक अकेला गोरखा सैनिक 100 पर भारी पड़ जाता है और ऐसा लड़ता है कि अपनी जान की बाजी लगा देता है। गोरखा सैनिक पैसे के या किसी और चीज़ के दीवाने नहीं, ये जिसके भी होते हैं उसके होकर रह जाते हैं। 1947 के एक एग्रीमेंट के बाद से भारतीय सेना में इनका अलग रेजिमेंट है, गोरखा सैनिक, जो कि काफ़ी खतरनाक हैं और बहुत कम खर्चे पर काम करते हैं और डिमांडिंग कम होते हैं, मेहनती ज़्यादा होते हैं। और ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर एक इनकी टुकड़ी और सामने 10 टुकड़ी हो तो 10 टुकड़ियों पर ये गोरखा सैनिकों का बटालियन भारी पड़ जाता है। अब मोदी सरकार ने जो ये स्कीम लेके आए, जिस स्कीम का नाम है अग्निवीर, इस अग्निवीर की वजह से जो गोरखा सैनिक हैं वो भारत की सेना में शामिल होने से पीछे हटने लगे, जिसकी वजह से अब गोरखा सैनिक में काफ़ी कमी हो गई है भारत में, जिसकी वजह से भारतीय सेना का एक अहम और मजबूत हिस्सा कमज़ोर पड़ गया है। हत्ता कि आपको बता दूं कि यह आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट के एक निचले हिस्से में जब हमने पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो आपको बता दूं, यहीं इसी रिपोर्ट में लिखा है कि पूर्व सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे ने भी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जनरल बिपिन रावत की डिजाइन की हुई अग्निवीर योजना को पहले केवल 5000 सैनिकों पर ही प्रोजेक्ट ट्रायल की तरह लागू करना था, लेकिन ऐसा नहीं करके पूरी सेना पर और सेना की भर्ती पर लागू कर दिया। अग्निवीर प्रोजेक्ट लाकर जो युवा हैं, जो सेना में भर्ती होना चाह रहे थे, उनको पीछे कर दिया। ये पूर्व सेनापति हमारे देश के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। बहरहाल, अब मेन बात सुन लीजिए। नेपाल की सरकार काफ़ी परेशान है। नेपाल की सरकार अग्निवीर से भड़क गई है और उसने अपने लोगों को अग्निवीर में शामिल होने से रोक दिया है। यानी भारतीय सेना में अब नेपाली लोग आ ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से दुश्मन देशों की नज़र भारत की कमज़ोरी पर पड़ रही है। ये नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है, हम कोई अपने मन से ये बात नहीं कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपाल की गवर्नमेंट का कहना यह है कि अब हमारे जो युवा हैं, गोरखा सैनिक, वो रशिया में लड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर लड़ रहे हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक है। आप समझ सकते हैं भारतीय सेना को कमज़ोर करने वाला कौन है। इसके अलावा आपको अगली बड़ी खबर बता दूं कि भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को इंपॉर्टेंट सबूत और डॉक्यूमेंट जो हैं हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान को सौंप दिए हैं और मांग की है कि हाफिज सईद पूरी दुनिया में एक आतंकवादी के तौर पर जाना जाता है और वो टेररिस्ट है और भारत में मोस्ट वांटेड है। पाकिस्तान सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शख्स हमें सौंप दें। अब आपको पहले ये बयान सुनना होगा भारतीय विदेश मंत्री। As you're aware, the person in question is wanted in numerous cases in India.
He is also a UN proscribed terrorist. In this regard, we have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, government of Pakistan to extradite him to India to face trial in a particular case. I think that is what you were referring to. So yes, we have of course been flagging the issue of activities that he's been wanted for. In this case, you specifically mentioned whether we wanted to extradite him. Yes, there has been a request sent to face trial in a particular case. This is the recent request. अब मेरे दोस्तों जान लीजिए, पाकिस्तान कोई इतना हल्का भी नहीं है कि वो तुरंत जो है एक बार, क्योंकि उसकी नाक की बात आ गई है, तो पाकिस्तान ने अभी तक रेस्पॉन्स ही नहीं दिया है, कुछ बोला ही नहीं है, और सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपना बंदा देगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं देगा। इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ सकता है इसी बहाने से। उधर भारतीय नौसेना ने फिलीपींस के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया समुद्र में, जिससे चीन भड़क गया। चीन ने कहा कि हमारा और फिलीपींस का जो मामला है उसके बीच में दूसरे देश ना आए। इनडायरेक्ट वे में उसने भारत और अमेरिका को लता दिया। जसप्रीत सिंह निज्जर की मौत में अब कुछ बड़ा मोड़ आने वाला है। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि कनाडा 2 और लोगों को गिरफ्तार कर सकता है जो इस केस में एक अहम रोल निभा रहे थे। कहा जा रहा है कि इससे अब यह निर्भर होगा कि भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ेंगे या सुधरेंगे। वहीं पाकिस्तान के हालत भाई साहब बड़ी बुरी है। हर जगह जो है मामला खराब हो रहा है। कहीं कहीं टीटीपी कब्जा कर रहा है, कहीं कहीं बलोच कब्जा कर रहे हैं। अब तस्वीरों में देखिए, ये बलोच की आर्मी यानी जो लड़ाके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने वीडियो जारी करके दिखाया है। बॉर्डर के इलाकों पर वो हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी के अड्डे पर हमला कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन पर हमला कर रहे हैं, और उनकी सेना कितनी मजबूत है। आखिर में इसी वीडियो के अंदर उन्होंने अपना बलोचिस्तान का यानी बलोच का झंडा लहराते हुए दिखाया है। साफ तौर से ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फेल्यूर है दोस्तों। उधर मेरे दोस्तों एक और खेल हो गया। कजाकिस्तान ने पूरी तरह से तालिबान के ऊपर से पाबंदी हटा दी है। अब सारे देश धीरे धीरे करके तालिबान को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर चाइना और म्यांमार के बीच जो बॉर्डर है वहां पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि म्यांमार के आर्मी जो है, जो पब्लिक आर्मी है, जो लोगों ने मिलिटराइज करके अपनी सेना बनाई है, वो बॉर्डर पर हमले कर रही है। चाइना के अंदर तक बमबारी हो रही है। तो आप बता दूं कि चाइना ने अपने देश के नागरिकों से कहा है कि म्यांमार और चीन के बॉर्डर पर जो भी गांव में रहने वाले चीनी लोग हैं जगह छोड़ दें। उधर साउथ कोरिया ने बिना नाम लिए नॉर्थ कोरिया को हड़काने की कोशिश करते हुए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमने अपनी सेना से साफ कह दिया है कि अगर दुश्मन हमला करे और कोई भी गलती करे तो बिना कुछ सोचे आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं मेरे दोस्तों इराक के अंदर चाइना घुस गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना ने इराक के साथ मिलकर इराक के अंदर ही एक बड़ा शहर बनाना शुरू कर दिया है, और इराक साथ में यह भी चाहता है कि इराक के अंदर चाइना की मदद से 15 और बड़े बड़े शहर बनाए और बसाए जाएं। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर ने बिना यूएई का नाम लिए कहा है कि हम अपने पड़ोसियों से कहना चाहते हैं कि वो जो 3 आइलैंड है ना, उस पर लेकर कोई बयानबाजी ना करें। वो ईरान का था, ईरान का है और ईरान का रहेगा। उधर ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, हमेशा की तरह एक और नया हथियार। ईरान ने अपना नया शाहिद 238 ड्रोन दिखाया है। इसकी खासियत इतनी है, समझ लीजिए, कि अब इस ड्रोन के अंदर ईरान ने जेट इंजन लगाया है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड काफी तेज हो गई है। جدیدترین نسل از پهپادهای بالدلتای انتحاری ایرانه. این پهپاد به عنوان نسخه تکامل یافته شاهد 136 از موتور میکروجت استفاده میکنه و سرعتی 3 تا 4 برابر پهپادهای موتور پیستونی داره. حداقل سرعت اون به 300 کیلومتر بر ساعت میرسه و مهمترین مزیت شاهد 238 استفاده از سامانه الکترواپتیکی روی دماغ یا زیر بدن است که برخلاف نسل‌های قبلی امکان کاربری علیه اهداف متحرک رو ممکن میکنه. उधर एक तस्वीर दिखा देता हूं। तुर्की के दिल पर यह खंजर है। यह अमेरिका ने तुर्की के लिए जो F-35 विमान बनाए थे, देखिए झंडा लगा हुआ है, F-35 का लोगो है, मॉडल है, सब कुछ है।
लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका ने बाद में F-35 जेट तुर्की को देने से इनकार कर दिया था। तो इस तस्वीर का मतलब यह है कि देने से इनकार बाद में किया, F-35 पहले से तुर्की के लिए तैयार हो चुका। उधर बात अगर तुर्की की आई है तो तुर्की ने अपना पहला स्टील्थ ड्रोन दिखा दिया है। दोस्तों ये एक ऐसा